निज़ाम जो चल रहा है ये जुल्म और जबर की बुनियाद पे चल रहा है, एक फाशिस्ट तरीके से चल रहा है और हमारे आईनी और कानूनी हुकूक हमें नहीं हासिल और हम असेंबली का इजलास से बाइकाट करते हैं, वॉकआउट करते हैं। मेरा ख्याल है फ्लड के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, सजेशन भी आ रहे थे, आपका इलाका डूबा हुआ है, प्लीज आप बात तो जरूर करके जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी, प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, बहुत सारे अहम मामलात हैं, इंटरनेशनल भी हैं, नेशनल भी हैं। ज़ाहिर है सैलाब है इस वक्त, लेकिन थोड़ा सा हम ज़रा अपने पड़ोस में यानी चाइना चलते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ी समिट हुई है और वो समिट जो है उसके बहुत सारे असरात भी हैं। उस समिट के इख्तिताम पे कलामिया भी आया है जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको भी तस्लीम किया गया है। इसी दौरान वहाँ पे एक नेशनल डे की जो तकरीबात उनकी हो रही हैं, जो 80 साल की जो उनकी तकरीबात हैं, उसके हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ को भी खुसूसी तौर पर वहाँ पे बुलाया गया है। साइड लाइन पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अपने वफूद के साथ रूसी सदर के साथ भी मुलाकात हुई है और चीनी सदर के साथ भी मुलाकात हुई है। दुनिया इसको एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर देख रही है, इसको एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कि चाइना का वर्ल्ड ऑर्डर है उसके हवाले से देख रही है। यहाँ पर क्या क्या अहम फैसले हुए हैं, क्या क्या अहम बातें हुई हैं, पाकिस्तान कितना अहम है इसमें, और आगे जाके ये जो प्लेटफॉर्म था शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का, ये किस हद तक आगे बढ़ सकता है, कितना एक्सपैंड हो सकता है और पाकिस्तान को क्या यहाँ पे मिल सकता है, ये बहुत अहम होगा जानना। और इसके ऊपर पाकिस्तान हम बात करेंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को भी खुसूसी दावत के तौर पर वहाँ पे बुलाया गया है। इससे पहले अमेरिका में भी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई और यहाँ पर भी ये मुलाकात ये क्या मानी रखती है, इसके क्या मकासद हैं और कितनी अहम है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर सैलाब इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल में अभी भी मौजूद है, पंजाब ज़ेर आब है, मज़ीद रैले जो हैं वो हिंदुस्तान की तरफ से आ रहे हैं। कल हम झंग चिन्योट देख के आए हैं, बेतहाशा मसाइल हैं, किसानों के मसाइल हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, उनके मवेशियों के लिए चारा मौजूद नहीं है। गो के अपनी मदद आपके तहत भी लोग बहुत काम कर रहे हैं और इंतज़ामिया भी लगी हुई है, हुकूमत भी काम कर रही है, लेकिन असल मसला ये है कि जो एक बेल्ट है, ख़ास करके हम झंग चिन्योट की अगर बात कर ले, एक सड़क है, वहाँ पे भी अगर देखें तो हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ कैंप्स हैं वो यानी टेंट्स उनको चाहिए लोगों को, वहाँ पे मौजूद नहीं है। तिब्बी इमदाद ज़रूर मौजूद है, खाने के लिए चारा भी जो मवेशियों का वो दिया जा रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पे मदद की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ी ये तबाही है, बहुत आफत ज़दा इलाका है और जब इसका ये पानी उतरेगा, जो फसलों का नुकसान है, जो फूड इनसिक्योरिटी है, वो एक अलग मामला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कालाबाग डैम के ऊपर एक मरतबा फिर बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान के अंदर पानी के ज़खायर, हमेशा से आबी ज़खायर के हवाले से बहस होती रही है, लेकिन अब इसके अंदर एक और नया मोड़ आ गया है। अब इसमें पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कालाबाग डैम के ऊपर जो है वो बात की है और कहा है कि उनको इस मामले के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। उनकी इस बयान के साथ ही खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी मुख्तलिफ आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और सिर्फ ये नहीं बल्कि सिंध में जो PTI के लोग हैं वो भी इसको अब डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। क्या क्या किस किस ने इस जमात के अंदर कहा है, यानी तहरीक इंसाफ में क्या कहा है, क्या मौक़िफ़ है, सुनिएगा। सुबाइयत के चक्कर में मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। अली अमीन साहब का वो जाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं समझते कि इस वक्त जो है कालाबाग डैम की कोई जरूरत है, वो तनाज़ चीज़ों को गैर जरूर छेड़ना मुनासिब नहीं है। बड़े सारे डैमों की जरूरत है और डैम बनने चाहिए, लेकिन डैम कंसेंसस के साथ हो। तो जब नहरें भी नहीं निकाली जा सकती कंसेंसस के बगैर, तो डैम क्यों बने? एक तो कालाबाग डैम के ऊपर इस वक्त जो कि एक मुतनाज़ा प्रोजेक्ट माना जाता है, इस वक्त बहस क्यों शुरू हुई है, इस बहस के क्या मकासद हैं, क्या ये बन सकता है, नहीं बन सकता, आबी ज़खायर के ऊपर क्यों बात नहीं हो रही है, जो कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहा कि पाकिस्तान को छोटे डैमों की ज़रूरत है, बड़े डैम जब बनते बनते बहुत टाइम लगेगा, उसके ऊपर पाकिस्तान क्यों बात नहीं कर रहा। फिर इस मौके के ऊपर जब पाकिस्तान में सैलाब की बात हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आबी ज़खायर की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायमा कमेटियों से निकलने के बाद अब कौमी असम्बली के इजलास का भी बायकॉट कर दिया है। वहाँ पर अवाम को जो मसाइल थे उसके ऊपर बात होनी थी। क्या पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ का ये दुरुस्त फैसला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इमरान खान साहब से आज बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है, वहाँ पे उन्होंने सियासी लोगों के साथ बातचीत करने का इंदिया दिया है या इजाज़त दी है। बैरिस्टर गौहर साहब के मुताबिक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब अब इस बात के ऊपर रजामंद हैं कि उनकी जमात को सियासी लोगों से बात करना चाहिए? इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आयुल्ला खान साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली है, कराची से मुंतखब है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब सेनेटर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। और हमें डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब जो कि बहुत मारूफ तज्जिया निगार, तबसरा निगार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इन सारे मौज़ूआत पे बात होनी है। मैं शुरू आपसे डॉक्टर साहब करना चाहती हूँ। सैयद मोहम्मद अली साहब, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, इसकी क्या अहमियत है? और आप समझते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दौरा और आर्मी चीफ का दौरा एक ही वक्त के अंदर उनको बाद में बुलाया जाना, ये किस कदर अहम है और इसका एलामिया कोई नाज़रीन को बताइए कि इस वक्त चाइना के अंदर क्या हो रहा है और कितना अहम है ये सब? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि एससीओ का जो सरबराह इजलास मुनक्किद हुआ है वो कई एतबार से बहुत तारीखी अहमियत रखता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अभी तक एससीओ की तारीख का भी सबसे बड़ा सरबराह इजलास था और इसमें सबसे ज़्यादा आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की है। दूसरी बात जो इसमें बड़ी सिग्निफिकेंट है वो ये है कि इसमें सिर्फ ग्लोबल साउथ के या तरक्की पजीर दुनिया के या सिर्फ एशियाई लीडर शामिल नहीं थे, बल्कि कई बड़ी ताकतों की भी या रीजनल पावर्स की भी इसमें रहनुमाई थी। और आप देख रहे थे कि इसमें सदर पुतिन भी थे, पाकिस्तान के वजीर आज़म के अलावा मोदी साहब भी थे और चीन के सदर अर्दगान साहब भी थे, ये सदर भी थे। तो इसमें बेसिकली आपको 3 तरह के ममालिक की शिरकत नजर आती है। एक तो वाज़े तौर पे वो ममालिक जो कि मगरबी जो एक्सप्लॉयटेशन है या इंटरवेंशन है उससे तंग हैं और चीन के इमरजेंस को वो फ्यूचर दुनिया के इस्तेहकाम और अपनी सलामती के लिए एक होप समझते हैं। पहला तो वो उन ग्रुप्स उन ममालिक पे मुश्तमिल ममालिक हैं। दूसरा ग्रुप वो ममालिक का है जो कि मैं अंग्रेजी की एक टर्म है फेंस सेटर्स, यानी कि वो देख रहे हैं एक अपनी हेजिंग करना चाहते हैं और उनके मगरबी ताकतों से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं माजी में, लेकिन मौजूदा जो अमरीकी इंतज़ामिया है उसकी पॉलिसी से वो परेशान हैं और वो अपनी ऑप्शंस को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें भारत भी शामिल है और किसी हद तक मैं तुर्की का भी नाम दूंगा क्योंकि रूस के साथ और अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ ताल्लुकात में उन्होंने एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ भी उनके ताल्लुकात में कुछ मसाइल पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से उनके दिफाई ताउन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तीसरा ग्रुप उन ममालिक का है जो कि ग्लोबल साउथ से ताल्लुक रखते हैं और समझते हैं कि मगरबी ताकतें जिस तरह से माशी इस्तेहसाल करती हैं उसके मुकाबले में जो चीनी मॉडल है वो ज़्यादा मुनसिफाना और बाइज्जत और गैरतमंद मॉडल है कि उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं और एक इंक्लूसिव अंदाज में डेवलपमेंट होती है, प्रोग्रेस हम होती कह है। सकते हैं कि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये के खिलाफ एक जो है वो एक अलायंस बन रहा है या एक नया ब्लॉक बन रहा है और पाकिस्तान यहाँ पे भी है और पाकिस्तान वहाँ पे भी है, यानी अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और इस वक्त चाइना के साथ भी बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये पाकिस्तान रख पाएगा, क्योंकि ये तो अभी वाइडन होगा, एक ज़्यादा गहराई में जाएगा ये सारा जो इस वक्त ब्लॉक बन रहा है, ये ईस्टर्न ब्लॉक समझ लें इसको आप। आसमा, बहुत अहम सवाल किया आपने। मैं इसके 2 पहलू आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो आपके सवाल में जो पहला पहलू है मैं थोड़ा सा उसके बारे में वजाहत करना चाहूँगा। देखिए, चीन यकीनन चाहता है कि वो आलमी एक लीडर के तौर पे उभरे जो कि दुनिया का एतमाद एहतराम जो है वो इंजॉय करे और मगरिब के मुकाबले में ज़्यादा मुनसिफाना, पुरअमन और जिम्मेदार किस्म की ताकत समझी जाए। लेकिन चीन भी, अब आप देखें, 4-5 चीज़ों पे वो मगरिब पे तनकीद तो करते हैं लेकिन बड़े
ٹیکٹفل اور نوانسڈ انداز میں کرتے ہیں کہ جناب ملٹی لیٹرلزم کو چلنا چاہیے, عالمی قوانین پہ عمل ہونا چاہیے, انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے, سوورنٹی کا احترام کرنا چاہیے, سوورن ایکویلٹی کا احترام کرنا چاہیے, ڈیولپمنٹ انکلوسیو ہونی چاہیے. یہ وہ ان اصولوں کو اجاگر کرتے ہیں جس کی بیسس پہ وہ دنیا کا ایک منصفانہ اور مستحکم نظام چاہتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ کوالیفائی کرنا چاہوں گا کہ وہ ڈائریکٹلی امریکہ کو یا مغربی نظام کو تھریٹن یا چیلنج نہیں کر رہے ہوتے. یہ میں I'll stop short of that. کیونکہ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے آسما کہ اس وقت چین کی ڈیولپمنٹ, بی آر آئی, سی پیک, ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ چین کی جو اکنامک رائز ہے اس میں بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ G7 یا مغربی دنیا اور شمالی امریکہ کی مارکیٹ ایکسیس ہے, کیونکہ وہی اس کی سب سے بڑی مصنوعات کی منڈیاں بھی ہیں. اور اگر امریکہ اور یا امریکہ کے دباؤ میں مغربی طاقتیں اس میں بہت زیادہ پابندیاں لگاتی ہیں, ریسٹرکشنز لگاتی ہیں, ٹیرف بڑھاتی ہیں, تو چین کے قومی سلامتی اور معاشی ترقی پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو چین ابھی اس حد تک اگریسو ایٹیچیوڈ اس کا نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی کھل کے مخاصمت کر سکے. آخری بات, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ امریکہ کے فارورڈ ڈیفنس پوسچر, اگریسو پالیسی کے باوجود چین نے کبھی نہیں, آپ نے نہیں سنا ہوگا چین نے اپنا بحری بیڑا جو ہے وہ امریکہ کی بندرگاہ کے باہر جا کے کھڑا کر دیا, یا چین نے کوئی میزائل ٹیسٹ کیا امریکہ کے اوپر سے, یا چین نے جو ہے وہ کوئی دھمکی دی امریکہ کو. تو چین اپنے رائز میں یہ احتیاط برت رہا ہے کہ اس کے رائز میں امریکہ تھریٹ فیل نہ کرے. تو اس لیے پاکستان کے اوپر آتے ہوئے کوئکلی, پاکستان کے لیے الحمدللہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات نہیں ہے کہ دنیا کے نظام میں تبدیلی کو پاکستان پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے. پاکستان مارز وجود میں اس وقت آیا تھا جب دنیا کا بائی پولر سسٹم ایمرج کر رہا تھا دوسری جنگ عظیم کے 2 سال کے بعد. تو ہم نے مغربی بلاک کا اسی لیے انتخاب کیا, لیٹ می کلیریفائی, کیونکہ انہوں نے ہمیں ڈیولپمنٹ بھی آفر کی, ریلیف بھی آفر کیا, اکنامک اسسٹنس بھی آفر کیا, ہمیں ملٹری اکوپمنٹ بھی دیا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ روس کے بریک اپ سے 19 سال پہلے پاکستان نے چین کو اور امریکہ کو بھی قریب لایا ہنری کسنجر کے دورے کے ذریعے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب دنیا میں یونیپولر ورلڈ آرڈر بنا تو بھی پاکستان امریکہ کے ساتھ جو وار آن ٹیرر ہے اس کا صف اول کا اتحادی بنا. تو اب جو آخری بات ہے, اور آخری بات میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں, اور اس وقت بھی جبکہ دنیا کا نظام دوبارہ تبدیل ہو رہا ہے تو ہم نے بہت محتاط اور ذمہ دار پالیسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف امریکہ بلکہ چین کا احترام اور اعتماد بھی برقرار رکھا ہے, بھارت کے برخلاف جس نے دونوں کا اعتماد اور عزت یوں لگتا ہے کہ اس نے گنوا دی ہے. اچھا, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. میں اسی مسئلے سے اب جو ہمارے مقامی مسائل ہیں, انٹرنل ایشوز ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمایوں محمد صاحب آپ کے ساتھ اس پہ بات کر لیں کہ ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, دوسری طرف پاکستان کے اندر ظاہر ہے سیلاب آیا ہوا اتنا بڑا ایک جسے کہنا چاہیے آفت ہے اس وقت, پہلے خیبر پختونخوا میں اور اب پنجاب کے اندر. آپ نے قائمہ کمیٹیوں سے بھی اب استعفیٰ دے دیا اور اب آپ نے قومی اسمبلی کا بھی بائیکاٹ کر دیا, باہر ایک اسمبلی بھی بنا دی ہے. یہ سارے موضوعات آپ لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنے چاہیے تھے قومی اسمبلی کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں آپ اس میں بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. جو بیسک جو مین ایک کام ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ کا ہے وہ لا میکنگ ہے, اور اس کے اوپر ایسے لاز ہونے چاہیے جو کہ ملک میں عوام کے فائدے کی ہوں. مجھے بتا دیں وہ کون سے ایسے جو عوام کے فائدے کے جو بل ہیں یا لاز ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی. کانسٹیٹیوشن کے نیچے جو چھوٹے موٹے لاز آ جاتے اس کے ہو جاتے, وہ تابع ہوتے کانسٹیٹیوشن کے. اس اسمبلی میں کہ جس میں کانسٹیٹیوشن کے اوپر آپ نے 30 سیکنڈ تک بھی ایک پارلیمنٹ کے اندر, نہ کمیٹی کے اندر اور نہ پارلیمنٹ کے اندر کسی نے ڈسکس کیا ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جس طریقے سے اس پارلیمنٹ کے اندر لوگ آ کے دروازوں کو تالے لگا جاتے, چاہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس دروازے کو لگایا تھا اس دروازے سے کیوں نہیں نکلے, دروازے کو لگایا کیوں تھا؟ ٹھیک, جب آپ کے پارلیمنٹ کے اندر سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, جب آپ کے پارلیمنٹ کے اندر سے آپ لوگ اب
आइडेंटिफाई करके एक शख्स है 80,000 वोट से जीता हुआ है, उसके मुखालिफ ने कह दिया था कि मैं एतराफ़ करता हूँ, जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने किया था सारा। अब उसके बाद जब आप एतराफ़ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर आपको ख्याल आता है कि यार मैं भी फॉर्म 47 की हुकूमत में क्यों ना आ जाऊँ। मैं रेफ़र कर रहा हूँ हरीपुर की सीट के लिहाज से। जब इस किस्म की चीज़ें देखने में आ जाती हैं और आप लोगों को वहाँ से निकालना शुरू कर रहे ऑन अ प्रीटेक्स्ट के जिसके कोई बेस नहीं है, आप दो ऐसे बंदों की गवाही में जा रहे हो कि जिनकी गवाही एक कोर्ट ने टोटली रद्द कर दी और दूसरे कोर्ट ने उनकी आधी गवाही रद्द कर दी और आधी गवाही ले ली। वो कहते हैं ना, वो फॉल्सस उमनो फॉल्सस ओमनिबस, तो कि मतलब अगर आधी गलत है तो फिर पूरी गलत है। आप ये नहीं कर सकते तो हो कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली से रिजाइन भी कर सकती है, क्योंकि जाहिर है कि आप कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मकसद है वो हुकूमत में आना नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद होता हुकूमत में चिमट के रहने का, तो 2023 में हम लोग रिजाइन ना देते केपी से और उससे। हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 224 के तहत कि अगर कोई भी असेंबली डिसॉल्व होती है उसने विद इन 90 डेज उसके अंदर होना है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन जिस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू ना हो, जिस मुल्क में लॉ की कोई वैल्यू, जहां पे आपने ऐसे लॉ पास कर दिए या ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया कि पूरे जुडिशरी को अपने ताबे कर दिया। ये एक बयानिया है, उनका कहना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक असेंबली नहीं है और अगर तो वो उसमें क्यों बैठे। आज बल्कि खान साहब ने कहा कायमा कमेटियों से भी निकले, उनकी जितनी गाड़ियां वो वापस करें, उनको पेट्रोल वापस करें, सब कुछ करें, तो कल को तो ये रिजाइन भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद कुछ है, इनका मसला वो है सिरातुल मुस्तकीम। सिर्फ ये सिरातुल मुस्तकीम पे आ जाएं तो मसला सेट हो जाए। मेरे भाई ने अभी कहा कि नेशनल असम्बली में आइन पे बात नहीं होती, नेशनल असम्बली में अवामी मुफाद में बिल्स पे बात नहीं होती, तो किसने रोका है भाई? आपके पास कमेटी मौजूद है, आपके पास मेंबर नेशनल असम्बली की डेफिनेशन मौजूद है, आप बिल लेके आएँ, आप कौम को एक्सपोज करें इन पार्टियों को कि ये अवामी मुफाद का बिल था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रही, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गवर्नमेंट में है, ये इसको सपोर्ट नहीं कर रही। राय फरार सिरातुल मुस्तकीम से क्यों भाग रहे हो? बात ये है कि अगर किसी दिन प्रोटेस्ट के वजह से नेशनल असम्बली का मेन गेट बंद था और हम दूसरे गेट से आए, तो ये मेरे भाई और आप गवाएं, आपके रिपोर्टर्स गवाएं, इमरान खान की हुकूमत में कितनी दफ़ा इस गेट को ताले लगे, कितनी दफ़ा हम पीछे वाले रास्तों से आए। ये इंतज़ामी इशूज़ हैं। खुदारा इस आज कौमी असेंबली के अंदर सैलाब के ऊपर भी बात हुई है और इनके अपने, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई हम क्यों बात करें, उनका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो इस वक्त उसको नाअहल कर दिया। किसने किया है? उमर अयूब साहब किसने किया? अदालत ने किया। तो अदालत ने जब मियां नवाज शरीफ को जेल भेजा था तो उस टाइम ये खड़े होके नहीं कहते थे कि ये अदालतों को जाके फेस करो। जब हमें इन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक चांद रात को सुबह ईद है, बीबी फरियाल टारपुर साहिबा को अपनी ख्वाहिश की मंशा के मुताबिक ये रात को जेल, सुबह ईद है, चांद रात को ये जेल भेज रहे थे, हमने तो नहीं कुछ कहा, हमने तो सहा है। ये फेस करें कोर्टों को, ये फैसले कोर्टों के, ये अदालतों के। आप पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ राय फरा। अच्छा मैं आपको ये सिर्फ एक खबर की बात, ये कमेटियां छोड़े तो सेनेट में कमेटियां छोड़ी है इन्होंने, ये कौन सा दोहरा मयार है? ये एक खबर चाहते हैं तो सेनेट में वो कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंस चाहते हैं। 47 का नहीं है सेनेट, वो देखिए तो ये बात कर रहे हैं ना। बात ये है कि उन्हीं अगर बकौल इनके तो 1947 के लोगों ने वोट दिए हैं इन लोगों को। ये मतलब बात ये है कि सिर्फ कान को इधर से पकड़, ये सिर्फ खबर चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये इनके 90% MNAs में आपको हल्फिया ये बात कर रहा हूँ कि वो इन फैसलों के खिलाफ है। वो कहते हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल फैसले हैं, लेकिन क्या करें कि पूरी कौम आज यरगमाल है, पूरी कौम को इन लोगों ने, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है एक झूठे बयानिए के शिकार। यानी आप कह रहे हैं कि 90% लोग हैं जो कि चाहते हैं कि असेंबलियों में रहें, सियासत करें। ऑफ कोर्स बाय गॉड, मैं हल्फिया ये आपको कहता हूं, मैं हल्फिया आपको ये बात कहता हूं। अच्छा
آپ قائمہ کمیٹی میں کیا ہوتا ہے؟ قائمہ کمیٹی میں تو آپ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں، قائمہ کمیٹیوں میں تو آپ اس منسٹری کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں، اور ہمیشہ آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھیں جب کوسچن آر ہوتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ کورم کرتے ہیں، اس میں تو گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں، کوسچن کرتے ہیں، آپ ان کو ایکسپوز کریں، رائے فرار نہ کریں، صراط المستقیم سے نہ ہٹیں، ایاک نعبد کے بعد صراط المستقیم ہے۔ اچھا مگر خرم صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں کالا باغ ڈیم کی بحث شروع ہو گئی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف علی امین گنڈاپور صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے اس کی حمایت کی ہے کہ کالا باغ ڈیم کے اوپر جو ان کا بیان ہے میں اس سے بالکل متفق ہوں، تو یہاں تو آپ متفق ہو گئے ہیں اور باقی ایشوز کے اوپر آپ جو ہے وہ کنسنسس کریٹ نہیں کر پاتے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ صرف کالا باغ ڈیم پر متفق نہیں ہوئے، ابھی سینٹ کی سیٹوں کی جو کے پی میں ہوئی ہے الیکشن، اس پہ انہوں نے بڑی خوشی سے بندر بانٹ کر لی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر، اس وقت تو کچھ اور سامنے نہیں آیا، تو یہاں تو صرف ایک اقتدار کا کھیل ہے، اور اسی لیے یہ ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ اس سے برعکس ہے جو پاکستان کے رہنے والوں نے اتنے بدترین سیلاب میں فیس کیا ہے۔ ابھی تو ہم نے ڈسکشن نہیں کی کہ خیبر پختونخوا میں جو 423 پاکستانی شہید ہوئے ہیں اس سیلاب میں جاں بحق ہوئے ہیں، یا اتنے 100 لوگ جو ہیں کے پی میں ابھی پنجاب کی بات بھی کر لیتے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں، ان کا کسی نے کیا خیال کیا ہے، ان کے خاندانوں کے لیے کیا ریلیف پہنچایا گیا ہے؟ اور یہ ڈسکشن اس وقت تو عوام کے مسائل، عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ہونی چاہیے نا۔ یہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے تو آپ مہینے بعد بھی دے دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی حق میں بہتر ہے، لیکن اس وقت تو موقع یہی تھا کہ سب کچھ بھول کر جو میکسیمم ریلیف ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنے اپنے صوبوں میں بھی اور وفاق کے ساتھ مل کر ہم اس کو پرووائڈ کریں۔ مثلا اگر یہ نہیں چاہتے کہ اس قومی اسمبلی میں جو اس وقت بحث ہو رہی ہے فلڈز کے اوپر اس میں حصہ لیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک بحث ہو اور یہ ہو کہ جو انہوں نے سارے درخت کٹوا دیے ہیں وہ ہم درخت دوبارہ لگائیں گے۔ ہم خیبر پختونخوا کے بجٹ میں سے ہر سال اتنے جو پرسنٹیج ہے وہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے خرچ کریں گے، لیکن جو پوزیٹیو بات ہے وہ تو ہمیں کبھی ان کی طرف سے نظر نہیں آئی۔ وہ ہمیشہ یہی ہے کہ اس وقت یہ ہوا، اس وقت اس کو گرفتار کر لیا، تب آپ بھی کرتے تھے گیٹ بند، سر آپ بھی کہتے تھے کہ اسمبلی ٹھیک نہیں، آپ بھی کہتے تھے باہر بیٹھ کے اسمبلی لگاتے ہیں، آپ لوگ بھی تو یہی کام کرتے تھے۔ جی ہم نے کیا، لیکن میں آپ کو یاد کرا دوں جب فروری 2019 میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان کی تمام اپوزیشن بشمول پی ایم ایل این پیپلز پارٹی، ہم نے غیر مشروط اعلان کیا حمایت کا اس وقت کی عمران خان کی حکومت۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں جو قوم کے لیے، جب ہماری بھی مخالفت ہے، ہمارے بھی اعتراضات تھے، لیکن جب موقع آتا ہے جیسا کہ اس وقت موقع ہے، یا ان کے پاس ابھی موقع بھی تھا مارکہ حق کے دوران کہ یہ غیر مشروط حمایت کرتے، لیکن جب بھی وقت قیام آتا ہے یہ لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں اور کچھ اور شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں ابھی تو تمام ڈسکشن سیاست کے لیے تو بہت وقت ہے، سیاست مہینے بعد بھی شروع کر لیں گے، ہم ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسائز کریں گے، گیٹ بند کرنے کے اوپر گفتگو ہم کر سکتے ہیں، کس وقت کس کو مگر اصل بات یہ ہے کہ اس وقت سیاست کے لیے کالا باغ ڈیم کا جو آنا ہے تذکرے میں، اور آپ تو تاریخ سے بھی گواہ ہیں، ہم نے بھی 20-22 برس جو کور کیے ہیں، جب بھی کوئی بڑا ایشو آنے لگتا تھا اس سے پہلے کالا باغ ڈیم کا ایشو آ جاتا تھا بیچ میں۔ یہ کیوں آتا ہے؟ یہ ایک متنازع ایشو بن چکا ہے۔ سر میں بریک کے بعد اس کی ٹائمنگ میں سمجھ نہیں پایا، لیکن اس کے لیے اگر انہوں نے دیکھیے صرف ایک بیان دینے سے نہیں ہے، کنسنسس بلڈنگ کرنی ہے۔ اگر تو کنسنسس بلڈنگ جو کہ ایک مثبت عمل ہے اس میں یہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے تو بہت اچھی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے پہ بات کر، بلکہ ابھی میں کسی چینل پہ مجھے بتایا گیا کچھ ان کے بارے میں خبر چل رہی ہے جس میں کہ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں صدارتی نظام کے حوالے سے اور دیگر۔ اگر یہ بات درست ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف بڑی تیزی سے
उस एक पेज पे आ रही है जिस एक पेज का बड़े अरसे से इंतज़ार था। और इमरान खान साहब ने आज गो अहेड भी दिया है कि पॉलिटिकल लोगों से बात की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कब मना किया है कि पॉलिटिकल लोगों से बात ना करें। तो ये कौन सी तब्दीली है? अच्छी तब्दीली है, मुस्बत तब्दीली है, इसके ऊपर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं इससे पहले डॉक्टर साहब आपसे बात करूं, आगा रफ़ीउल्लाह साहब, ये कालाबाग डैम के ऊपर जो बहस शुरू हुई है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की है, पंजाब से भी आवाज़ें आ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला ने ही कह दिया। तो इसका मतलब ये है कि कोई बहस कहीं पहुँच सकती है, कोई कंक्लूजन इसका निकल सकता है, दोबारा से भी कोई माइंड मेकिंग हो सकती है या नहीं? थैंक यू। ये आज सुबह मैं जब पार्लियामेंट गया तो मुझसे कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने ये क्वेश्चन किया, तो मैंने उनसे कहा कि जब बाज़ औक़ात पीटीआई में एक राय दो चल रही होती है कि अली अमीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ है या नहीं, इस तरह की कन्फ्रेंस, तो मैंने बोला मुझे थोड़ा सा यकीन होने लग गया कि अली अमीन गंडापुर साहब के स्टेटमेंट्स जो है ना, उसके दो मायनेज निकलते हैं। नंबर एक कि जो उनको लाइन दी गई है वो उन्होंने परसेप्शन एक बनाना शुरू कर देना है, और दूसरा डाइवर्ट करना है इश्यूज़ को, जो इस टाइम करंट इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं। कुछ पीटीआई की तर्ज सियासत कुछ इस तरह आप देखें, 14 अगस्त का दिन होगा, ये कहें हम एहतजाज कर लेंगे, कोई ऐसा नेशनल डेज, कोई ऐसी नेशनल हवाले से कुछ इवेंट होगा, ये प्रोटेस्ट की बात करेंगे। अभी डिजास्टर है इतना बड़ा, इस टाइम डिजास्टर है, इस टाइम कौम को यकजा करने की बात है। ये काला बाग के बारे में ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर से क्या आवाज़ें आ रही हैं, किस किस्म की बातें हो रही हैं। तो मेरे नज़दीक जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कुछ स्टेटमेंट और भी अली अमीन साहब के चले, तो ये कुछ 27वीं तरमीम का लोग एक सुन रहे हैं कि आ रही है, ये शायद कह रहे हैं कि हम हाजिर हैं अगर आप लोग तो ऐसी सूरत में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी हो? देखिए, हमने कैटेगोरिकली हम काला बाग डैम के खिलाफ है, हम हर उस चीज़ के खिलाफ नए सूबों के आप खिलाफ है, सख्त तरीन खिलाफ है। नए सूबे एनएफसी के कमी के अंदर आपका इख्तिलाफ है? हमें इख्तिलाफ है। हम देखिए, मैं समझता हूँ, तो फिर आप कैसे चलेंगे अगर ऐसा कुछ होता है? मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, चूँकि मैं डिसीजन तो नहीं लेता, लेकिन ना हमारी जो सारी पॉलिसीज डिसीजन है वो सीसीआई में होते हैं। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौत है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब शहीद हुए, बीबी शहीद हुई, नुकसान थे, बहुत बड़े नुकसान थे पाकिस्तान के लिए और जमहूरियत के पास। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म की बात होती है तो ये ऐसा है कि आप अपने हाथ से खुद अपना गला काट। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब ने क्यों ये स्टेटमेंट दिया होगा? ये तो पीटीआई के लिए भी नुकसान है। सिंध में पीटीआई जो है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई, क्या वो इत्तेफाक करेगी इस स्टेटमेंट से? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो हर सूबे में है, ठीक है। लेकिन मैं इस पे जाने से पहले अभी आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने शुरू में कहा था कि उसके आगे एहदेना सिरातुल मुस्तकीम वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो तो पूरा है ना, उसके एंड में गैरुल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन भी, कि वो लोग जो भटक गए हैं जिनको आपने वो किया है। लेकिन देखिए, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इसलिए कि मैं अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ, सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूँ, मतलब कि वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है देता है 1000 सजदों से आदमी को निजात। जब आप एक अल्लाह ताला की इबादत करते हो, उससे मदद मांगते हो, तो फिर आप बाकी लोगों को नहीं देखते हो, उनसे मदद नहीं, आप अपने मौक़िफ़ पे खड़े हो सकते हो। तो इस वजह से ये सेंटेंस है, ठीक है। ये यकतायत और उनकी सुपरमेसी को बार बार वो बताता है कि हम सिर्फ आपसे। लेकिन मैं काम कर, अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने थोड़ा सा बताया था कि इन्होंने ये जितने भी ये दरख्त काटे, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप ग्राफ देखें, सबसे ज़्यादा केपी में जो दरख्त कटे हैं वो 2001 से लेके 2000 तकरीबन 10-11 तक हुए थे या समथिंग लाइक दैट, और उसमें ये लोग भी बीच में शामिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेकिन फिर उसके बाद बिलियन सुनामी भी आया था ना, वो दरख्त बिलियन सुनामी बिलियन सुनामी के ऊपर 2 PhD स्कॉलर्स हैं, उन्होंने 4 जुलाई
2025 को ये क्या तब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उसका उन्होंने वहाँ पे पब्लिश किया है। उसके ऊपर उन्होंने बताया कि लोकली 6% रिफॉरेस्टेशन केपी में हुई है एज कंपेयर टू बिफोर 2013। किन जगहों पे हुई है? 6%। ये उन्होंने 300 स्क्वायर किलोमीटर का उन्होंने एरिया बताया है। लेकिन फिर बिलियन ट्रीज तो फिर भी नहीं हो सकते। सुन ले, उसमें उन्होंने कहा है कि उसका इम्पैक्ट ग्लोबली, पाकिस्तान का इम्पैक्ट ग्लोबली है ही नहीं, लोकली 0.5 डिग्री का वो है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, इन्होंने फिर बताया कि सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा दरख्त केपी में जरूर कटे हैं। आपको पता है परसेंटेज के लिहाज से केपी में 0.8% कटा है, और आपको पता है कि पंजाब में डिफॉरेस्टेशन 1.2% हुआ था। ये तो पूरे मुल्क में ऐसा हुआ है, मगर बिलियन सुनामी उधर हुआ था। तकरीबन 4.4% पंजाब में ज्यादा दरख्त कटे एज कंपेयर टू द केपी। मैं जवाब ले लूं खुरम साहब का, फिर उसके बाद मैंने कालाबाग डैम पे भी आपसे पूछना है। थोड़ा सा इसमें जी बोलने, फिर मैं जवाब मैं आ रही हूँ खुरम साहब आपके पास। देखिए कालाबाग डैम की एक इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। इसको बकौल इमरान खान के, इसको जब तक चारों सूबे इस पे यूनानिमसली एग्री नहीं करते, इस पे डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का या सिंध का यह मुतालबा है कि देखो कालाबाग डैम से हमारे जब पानी कम आएगा तो वहां से जो समंदर है वो आपकी जमीन खाएगा, वो उसको एरोड करेगा। ठीक है, उसके लिए आप एक जगह पर आके देख लें, हॉलैंड में तकरीबन 25,000 किलोमीटर के मल्टीपल लेवल्स के उन लोगों ने डाइक बनाए। अच्छा, ये जो ठीक है, दो काम करते हैं, मगर असल मसला तो वही पे है कि वाई कालाबाग ओनली सर। ठीक है, अच्छा मैं खुरम साहब से भी ले लूं इस पे, बिल्कुल मैं उस पे मैंने और बात भी करनी है। खुरम साहब जी, आपको चैलेंज किया है डॉक्टर साहब ने कि इतने हमने दरख्त लगाए और डिफॉरेस्ट। डॉक्टर साहब के पास बहुत बड़े शुमारियात मौजूद हैं, पर जो असल शुमारियात है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जिसकी आबादी पंजाब की 1/3 है, वहाँ 488 अमवात हुई हैं फ्लड में, और पंजाब जो 12 करोड़ का सूबा है उसमें अब तक 223 हुई। तो अब जो भी रिजल्ट है इन्होंने लगाए, जो भी इन्हें कहते हैं क्लेम इन्होंने किया है दरख्त सर, अमवात का तो हम मुकाबला नहीं कर सकते ना, वो एक शख्स हो या 10 लोग हो। असल काउंट है, जो असल काउंट है वो दरख्तों से भी ज्यादा वो इंसानी जानों का ज़िया है, पाकिस्तानी जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदारी भी तो उठाए ना। ये ना कहेंगे जी वहां कुछ नहीं हुआ। जो वहां हमने मिसमैनेजमेंट देखी है, और जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह चले, बहुत खामियां पंजाब में भी होंगी, लेकिन जिस तरह रियल टाइम मॉनिटरिंग हुई है, सैटेलाइट के जरिए, ड्रोन्स के जरिए डेटा मॉनिटर हो रहा है, जिस तरह जानों को बचाया गया है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो लिहाजा यहाँ फिर खुरम साहब, आप इस वक्त वफाकी हुकूमत में, सर आप इसका डेटा ले लेना, आप ऑडिट करा लें कि बिलियन सुनामी के दरख्त लगे हैं या नहीं लगे। आप भी उसी तरह से बात करें जिस तरह से उन्होंने बात की है अपने उसके साथ। मैंने आपको एनडीएमए का डेटा, जो सर्टिफाइड डेटा है, वफाकी डेटा, वो पढ़कर सुनाया है कि खैबर पख्तूनख्वा में 488 हमारे भाई और बहनों की जान बहक हुए हैं फ्लड्स में, और पंजाब में अब तक 223 हुए हैं। ये अपडेटेड नंबर है, आज तक का की वार्निंग के बाद आया। अच्छा, ये वार्निंग की बात करें कि वहां पे तो खैर वो वहां पे देखिए फ्लड में, और इस फ्लड में जो इंडिया से चले और एक हफ्ते बाद पहुंचे, जमीन आसमान का फर्क है। इसमें तो 240 भी बहुत ज्यादा है, एक भी नहीं होना चाहिए था। अच्छा चलिए जी, हर चीज की तवज्जो मौजूद है, लेकिन इनको 12 साल से जो खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क है, ठीक है, इन्होंने इनका ये आगे से मुझे कहेंगे हमें वोट मिले हैं, ठीक है आपको वोट मिले हैं, लेकिन फिर ये कि वो जो बार बार हम जब भी वहां कोई खराबी होती है तो हम जब नंबर्स देते हैं तो कहते हैं देखें जी हमें तो वोट मिले हैं, और जब हम उन्हें कहते हैं जी देखें गवर्नेंस की बात करें, सबको तो इस वक्त इशू पॉलिसी तो वो है जो कि जी, मैं यही बात है कि क्या ये इस वक्त जो सबसे बड़ी आई थिंक मेरे जो इमरजेंसी है वो यही है कि अब चूंकि फ्लड खैबर पख्तूनख्वा से गुजर गया है, तो ये बैठकर वफाक के साथ जितने भी वाटरवेज हैं उनको मैप करें, वहां कहें कि वहां कोई होटल
वहाँ कोई जो है नई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, और हम लोगों की जानें बचाएंगे। हम एक मैपिंग करेंगे, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हम अपने बजट का इतना हिस्सा जो है वो फ्लड मिटिगेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये जो पाकिस्तान के अवाम की फलाह की डिस्कशन है वो नहीं करनी, हमेशा कोई डिस्ट्रैक्शन। इस वक्त कालाबाग डैम, पूरे मुल्क में हमें बड़े और छोटे डैम बनाने, यहाँ तक कि इवन सिंध में जो है मेरे भाई आगा रफीउल्लाह मौजूद हैं, कि सिंध में जब 2022 में एक कमीशन बना, उसने भी कहा कि हमें कुछ ना कुछ वहां सिंध में भी मुख्तलिफ जगहों पर फ्लड को कम करने के लिए हमें छोटे बड़े डैम है, मगर कालाबाग डैम बीच में आ गया ना सर, जो सबसे बड़ा इस वक्त तो देखिए ना, कालाबाग डैम, इत्तेफाक की बात करनी है। कालाबाग डैम जी, अच्छा मैं ब्रेक एक सुर्ख झंडा है जिसको हम पर इसको जरूर डिबेट करें, लेकिन उस पर डिबेट का भी इस वक्त नहीं। बिल्कुल, ये वक्त मुनासिब नहीं। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद रफीउल्लाह साहब ने एक बड़ी अहम बात की है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर 27वीं तरमीम आती है तो फिर पीटीआई के लिए एक अच्छा मौका होगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने राब्ते बढ़ा सके। क्या ये मुमकिन होगा? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब बिल्कुल कुछ मिनट हैं तो खुर्रम साहब 27वीं तरमीम पे आप फरमा दीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब से रद्द-ए-अमल लूँ। क्या आपको लगता है कि 27वीं तरमीम कोई आ सकती है जिसके अंदर ये सारे वो मुतनाज़ा मसाइल हों जिसके ऊपर कंसेंसस नहीं है? जी, इस वक्त तो 27वीं तरमीम का कोई मतन या मुसवदा ज़ेर गौर नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए, एनएफसी का आइन से ताल्लुक दो हिस्सों से है कि एनएफसी एक आइन ये कहता है कि एक तो हर 5 साल बाद उसको रिव्यू किया जाएगा, जो कि पिछले 3 दफा हो गए हैं, 15 साल 16 साल जा रहा है, वो नहीं रिव्यू हुआ। दूसरा, अब आइन 18वीं तरमीम में ये कहा गया, और ये हम सब के समझने की बात है, बार बार गलत फहमी पैदा। आइन से एनएफसी के मामले ये कहता है कि सूबों का जो शेयर है वो घटाया नहीं जा सकता। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा आइन में तरमीम, नहीं, आइन में तरमीम जो है वो दरकार नहीं है। ये डिस्कशन इस पर होनी है कि जो सूबों का शेयर है उसको किस तरह बेहतर इस्तेमाल करना है। सूबे जो हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां, मसलन जब पानी का मामला है या इरिगेशन है, तो फ्लड जो है वो सूबों का सब्जेक्ट है, वफाक उनकी मदद कर सकता है टेक्निकल मामलात में। तो इसके ऊपर क्या सूबे जो है वो अपने वसाइल से जो अभी हमें सैलाब के बचाव और रोकथाम के लिए इंतजाम करने हैं, वो अगर सूबे अपने वसाइल से करेंगे तो वफाक से बोझ कम हो जाएगा। ये जो खुर्रम साहब बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक तो जो बन सकते हैं डैम, उनके ऊपर बात होनी चाहिए और पीटीआई उसके लिए तैयार होगी, और क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात बनाने के लिए ये तरमीम ज़रूरी है? पीटीआई ने 2018 में मोमन डैम, 2018 में दयामी डैम, 2021 में तरबेला डैम 5th एक्सटेंशन, हरपुर डैम, अताबाद लेक को 2020 में, चिन्योट को, हिंगुल को, उसके बाद सखर बैराज, मुन्नी डैम, खटक बंद, ये सारे कोई 17 बड़े डैमों का उन्होंने वो स्टार्ट करवाया था। और कम से कम कोई 56 जिसको हम कहते हैं ना विजिबिलिटी, आप कह रहे हैं डिले, वो जो होता है ना, क्या कह सकते हैं, डिले एक्शन डैम्स, कि आप पानी को रोक के फिर उसके बाद जब वो करें, सब चीजों की जरूरत है। इट इज होल एज अ पैकेज। लेकिन वेर कमिंग टू 27वीं, सबसे पहले 27वीं तरामीम को आनी चाहिए टू अनडू द 26th तरामीम। और एक बात याद रखें, 26वीं तरामीम का ना इनको पता था ना पीपल्स पार्टी को पता था। बिलावल भुट्टो के अपने अल्फाज हैं कि 26वीं तरामीम में इनके साथ धोखा हुआ, जो कहा गया था वो नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब को पता था, उन्होंने भी यही कहा था, उनके भी यही थे। मैं यहाँ डॉक्टर साहब की इस बात की नफी करूंगा, अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नहीं पता था तो वो क्या चीज पे मौलाना साहब को कन्विंस करने के लिए 20 मुलाकातें कर रहे थे, वो किस चीजों पे इन तमाम लोगों को एंगेज कर रहे थे। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि डैम्स अभी जो से इन्होंने ये 17 डैम गिनवाए, ये ऐसे ही डैम बने जैसे कराची को इमरान खान साहब
نے 200 ارب 400 ارب 600 ارب روپے دیے. یہ ایسا ہی ہے ان کا ہر چیز کہ ایاک نعبد سے شروع ہوتا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت اور مدینہ کی ریاست اور آخری عالیہ ملک کی آڈیو لیک. چلے اس پہ مت جائیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو گفتگو سے طے ہو سکتے ہیں. عوامی مسائل ہیں, پانی عام آدمی کا مسئلہ ہے, مہنگائی عام آدمی کا مسئلہ ہے, اور ان سب کے اوپر پاکستان کے سیاستدان اگر پارلیمنٹ پہ سر جوڑ کے نہیں بیٹھ سکتے تو باہر تو بیٹھ سکتے ہیں. کہیں سے تو ابتدا کرنا ہوگی پاکستان کے عوام کی خاطر. کیا وہ دن آئے گا جب سب مل بیٹھ کے پاکستان کے عوام کی بات کریں گے؟ گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.